नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इन्हें शिक्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण जो कि एक स्वदेशी प्रक्रिया है जो छात्रों के व्यवहार में एक निश्चित प्रकार के व्यवहारों को लाने के लिए संपादित की जाती है। और शिक्षण प्रक्रिया की स्वदेशीता के कारण यह न केवल छात्रों के व्यवहार को चेंज करती हैं, अपितु स्वयं भी अनेक कारकों से प्रभावित होती है। शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया को विभिन्न तत्व प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला उद्देश्य, यानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से शिक्षण को प्रभावित करते हैं। शिक्षण के कुछ सुनिश्चित हमेशा उद्देश्य होते हैं, जैसे ज्ञान का उद्देश्य, अवबोध का उद्देश्य, कौशल का उद्देश्य, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इस प्रकार के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। और एक शिक्षक किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस शिक्षण को करवा रहा है, इस तथ्य पर शिक्षण का स्वरूप निर्भर करता है। और चूंकि ज्ञानात्मक और कौशलात्मक इन दोनों के लिए एक पृथक पृथक प्रकार का शिक्षण होता है, इसलिए हम पाते हैं कि प्रत्येक उद्देश्य के लिए साथ साथ शिक्षण का स्वरूप भी बदल जाता है। और वो स्वरूप किस प्रकार का होता है वो निर्भर करता है शिक्षक पर और शिक्षण पर। इसलिए शिक्षण को सबसे ज्यादा प्रभावित उसके उद्देश्य करते हैं। उद्देश्य पर आधारित शिक्षण जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरा उसका उद्देश्य होता है स्तर, यानी शिक्षण का स्तर क्या है वो शिक्षण को प्रभावित करता है। क्योंकि उद्देश्य के अलावा शिक्षण के स्तर भी शिक्षण के स्वरूप प्रभावित करते हैं। जैसे शिक्षण, स्मृति, प्रत्यावर्तन आदि का अलग अलग स्तर होता है। और हम बालकों को केवल ज्ञान देना चाहते हैं, उन्हें विषय वस्तु समझाना चाहते हैं, या फिर विषय वस्तु का उन्हें उच्च स्तरीय ज्ञान देना चाहते हैं। हम इन बातों का ध्यान रखकर यदि शिक्षण कार्य करवाएंगे तो स्तर, यानी उनका स्तर किस प्रकार का है, शिक्षण का स्तर, इन सब बातों का शिक्षण पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो स्तर भी शिक्षण को प्रभावित करता है। तीसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु भी शिक्षण को प्रभावित करती है। उसकी विषय वस्तु किस प्रकार की है, विषय वस्तु का प्रकार और स्वरूप शिक्षण को प्रभावित करता है। जैसी विषय वस्तु होगी उसी के अनुसार शिक्षण का स्वरूप भी बदल जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि जैसे इतिहास शिक्षण और जीव विज्ञान शिक्षण के स्वरूप और प्रकृति कुछ निश्चित रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। विज्ञान में अलग ढंग की विषय वस्तु होती हैं, इतिहास में अलग ढंग की विषय वस्तु होती हैं। सामाजिक अध्ययन के जितने भी विषय हैं उसमें अलग प्रकार की होती हैं, क्योंकि विज्ञान में प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो विषय वस्तु हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। और इतना ही नहीं, इतिहास में एक शीर्षक के लिए दूसरे शीर्षक के भिन्न प्रकार का शिक्षण हो सकता है। एक ही किसी भी विषय का एक कोई शीर्षक ले और यदि कोई दूसरा शीर्षक ले तो उसमें अलग प्रकार से उसकी विषय वस्तु हो सकती है। तो विषय वस्तु किस प्रकार की है उससे भी शिक्षण प्रभावित होता है। छात्रों का स्तर, चौथा कारक है छात्रों का स्तर। यानी छात्रों का स्तर किस प्रकार का है। उस कक्षा में जो छात्रों का शारीरिक और मानसिक स्तर बहुत ही प्रभावित करता है शिक्षण को। छात्रों का मानसिक स्तर चूंकि भिन्न भिन्न होता है, उसके लिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करवाना होता है। कक्षा 3 के छात्रों के लिए, जैसे मान लीजिए कक्षा तीसरी का छात्र है, उसका स्वरूप अलग होगा। और 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों के पढ़ाने के स्वरूप निश्चित रूप से अलग होगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, उनका मानसिक स्तर अलग होता है। 9, 10, 12 के बच्चों का मानसिक स्तर भिन्न प्रकार का होता है। तो अलग अलग उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करवाना होता है। इसलिए छात्रों का स्तर भी शिक्षण को प्रभावित करता है। और
इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई 60 बुद्धि लब्धि वाला छात्र है और उन छात्रों का शिक्षण का स्वरूप यदि 140 बुद्धि लब्धि वाले छात्रों के स्वरूप जैसा होगा तो निश्चित रूप से शिक्षण को प्रभावित करेगा। इसलिए छात्रों का स्तर किस प्रकार का है वो भी शिक्षण को प्रभावित करता है। वहां की शिक्षक की योग्यताएं, शिक्षक की योग्यता भी छात्रों शिक्षण को प्रभावित करती है। शिक्षक की योग्यता क्या है वो भी शिक्षण को प्रभावित करती हैं। शिक्षक की मानसिक, शारीरिक और शैक्षिक योग्यता, व्यक्तिगत गुण शिक्षण के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। और यदि इन्हीं योग्यताओं पर शिक्षक का शिक्षण भी भिन्न भिन्न होता है, जो शिक्षक शिक्षण कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होते हैं उनका शिक्षण अप्रशिक्षित शिक्षक की अपेक्षा अधिक निखरा हुआ होता है। इसी प्रकार जो शिक्षक अधिक योग्यता वाले होते हैं वे सामान्यतः अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, लेकिन अनेक अवसर पर हम देखते हैं कि शिक्षण कार्य शिक्षक के मानसिक और व्यक्तित्व के गुणों पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार से शिक्षक की योग्यता भी शिक्षण को प्रभावित करती है। वहाँ की भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता किस प्रकार की है वो भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षण का स्वरूप बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षक के पास प्रयोग करने के लिए कौन कौन से और कितने साधन उपलब्ध हैं। जिस शिक्षक के पास पर्याप्त मात्रा में और विविध प्रकार के साधन उपलब्ध होंगे वे अपेक्षाकृत अधिक सरस और प्रभावोत्पादक रूप से शिक्षण कार्य कर पाएंगे। यानी वहाँ की भौतिक सुख सुविधाएं किस प्रकार की है उस कक्ष में जहाँ पर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, उस कक्षा कक्ष की भौतिक सुख सुविधाएं जितनी अच्छी होगी उतना ही शिक्षण कार्य प्रभावित होगा, उतना ही शिक्षण कार्य अच्छा हो पाएगा। जितनी वहाँ की भौतिक सुख सुविधाएं कम होगी उतना ही शिक्षण को प्रभावित करेगा छात्रों को शिक्षण देने में। इसलिए वहाँ की भौतिक सुख सुविधाएं भी शिक्षण को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक कहा जा सकता है। कक्षा और विद्यालय का भौतिक और सामाजिक वातावरण भी इसको प्रभावित करता है। कक्षा और विद्यालय का भौतिक और सामाजिक वातावरण वहाँ उस कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है और उस विद्यालय का भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है वो बहुत कुछ शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। कक्षा कक्ष और विद्यालय का भौतिक और सामाजिक वातावरण, यदि वहाँ का भौतिक वातावरण ठीक नहीं होगा, वहाँ प्रकाश सही ढंग से नहीं आ पा रहा होगा, जो आगे बोर्ड लगा है उसमें प्रकाश सही ढंग से नहीं होगा तो बालक उनको देख नहीं पाएंगे। प्रकाश का संचालन, वहाँ हवादार खिड़कियां हैं या नहीं है, इस प्रकार के जो भौतिक वातावरण है उसकी यथोचित व्यवस्था है या नहीं, वो भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं, वो भी प्रभावित करती हैं शिक्षण को। इसी प्रकार से उस विद्यालय में किस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कक्षाओं का जो सामाजिक वातावरण है वो भी कई बार ठीक नहीं होता। वहाँ कई बार पक्षपात और वैमनस्य भरा अविश्वास, विभिन्न आलोचनाओं का वातावरण रहता है। इस प्रकार का वातावरण नहीं होना चाहिए। एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, सामाजिक वातावरण भी एक अच्छा होना चाहिए, तो शिक्षण कार्य बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए कक्षा कक्ष और विद्यालय का भौतिक और सामाजिक वातावरण जितना अच्छा होगा उतना ही शिक्षण कार्य अच्छा होगा। तो ये कुछ विभिन्न बातें थी जो कि शिक्षण को प्रभावित करती है। हम किस उद्देश्य के लिए किस प्रकार का अध्ययन करवा रहे हैं
वो शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। शिक्षण का स्तर किस प्रकार का है, वो शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। शिक्षण की विषय वस्तु किस प्रकार की है, वो शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। छात्रों का मानसिक स्तर किस प्रकार का है, वो भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। शिक्षक की योग्यता, शिक्षक किस प्रकार का है, वो भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धता कितनी है और कक्षा और विद्यालय का भौतिक और सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है, ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो कि शिक्षण को प्रभावित करते हैं। हम शिक्षण को प्रभावशाली किस प्रकार बना सकते हैं और जो कि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके, तो हम शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के कुछ उपाय, हम प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षण को प्रभावित करने वाला प्रभावशाली बनाने के कुछ उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसका आप अध्ययन करेंगे कि शिक्षण को प्रभावशाली किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, क्रियाएं और मूल्यांकन, इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। उद्देश्य, क्रियाएं और मूल्यांकन, इन तीनों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। यदि इन तीनों में सामंजस्य नहीं होगा तो शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। निश्चित उद्देश्यों के अनुसार ही शिक्षक छात्र क्रियाओं आयोजित होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य किस प्रकार का है, उसी प्रकार का शिक्षण होना चाहिए और छात्रों को अनुभव भी उसी प्रकार के होने चाहिए और छात्रों का व्यवहार परिवर्तन भी उसी प्रकार का होना चाहिए। इसी के अनुसार उनका मूल्यांकन भी उसी रूप में किया जाना चाहिए जिन उद्देश्यों को लेकर हमने अध्ययन करवाया है। इसलिए इन तीनों में सामंजस्य होगा, वहां पर शिक्षण भी प्रभावशाली होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षण व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर यानी शिक्षण कार्य करवाते समय उस कक्ष में बैठे हुए बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मंद बुद्धि बालक और कुशाग्र बुद्धि बालक, तेज बुद्धि बालक, उन दोनों के अनुकूल शिक्षण जो शिक्षण है उसको समायोजित किया जाना चाहिए ताकि हर बालक जो कि कुशाग्र बुद्धि का है या मंद बुद्धि का है या औसत बुद्धि के बालक है और वो हर बालक उस शिक्षण को समझ सके, इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से शिक्षण सहायक सामग्री का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए। जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से हो। विवेकपूर्ण तरीके से यानी सही ढंग से कि जो शिक्षण सहायक सामग्री हम लाए हैं उसका एक तरीका होता है छात्रों को बताने का और उसको शिक्षण सहायक सामग्री अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाती है, रोचकपूर्ण बनाती है। हम जो सहायक सामग्री लाए हैं वो उचित ढंग से उसका प्रयोग हो, जहाँ पर उसका प्रयोग होना चाहिए वहीं पर हो और जितना होना चाहिए उतना ही हो। शिक्षण सहायक सामग्री भी प्रभावशाली बना सकती है हमारे शिक्षण को। इसी प्रकार से छात्रों को स्वक्रिया के द्वारा सिखाने के सिद्धांत, छात्रों को सिखाने के सिद्धांत की स्वक्रिया यानी खुद छात्र कितना सीखना चाहते हैं
छात्रों को स्वक्रिया द्वारा सिखाने का सिद्धांत यदि अपनाया जाए तो शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को सहयोग लिया जाए शिक्षण में। छात्रों छात्र और अध्यापक की अंतर क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी शिक्षण कार्य प्रभावित होगा, बहुत अच्छा होगा, प्रभावशाली हो पाएगा। इसी प्रकार से शिक्षण को स्वदेश्य और प्रभावशाली बनाने के लिए उसके जो विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य हैं, जैसे ज्ञान का उद्देश्य, अवबोध का उद्देश्य, ज्ञानोपयोग का उद्देश्य, कौशल का उद्देश्य, ये सारे उपयोग हैं, उनको निर्धारित पहले से कर देना चाहिए। यानी जो उद्देश्य है वो पहले से निर्धारित हो। उद्देश्य निर्धारण पहले से ही हो जाना चाहिए। तो जब पहले से होगा तो अध्यापक को ये पता होगा कि हम किस उद्देश्य के लिए अध्ययन करवा रहे हैं। जब अध्यापक को ये पता होगा कि हम किस उद्देश्य के लिए अध्ययन करवा रहे हैं, तब छात्रों को वो अच्छी तरह से समझा पाएगा, उसके पास एक मार्ग होगा। नहीं तो बिना किसी उद्देश्य के यदि हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है, हम कहीं किसी दूसरे रास्ते पर भटक जाते हैं। लेकिन यदि सही ढंग से सही काम करना है, किसी भी काम को हम सही ढंग से करते हैं तो पहले हमारा उद्देश्य निश्चित होगा, तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। इसलिए पहले उद्देश्य निश्चित करना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मूल्यांकन द्वारा जो वांछित व्यवहार है उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए और उसको असफलता को ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन के आधार पर उद्देश्य और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में परिवर्तन हमें करना चाहिए। छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता रहेगा कि छात्रों की किस प्रकार की कमियां हैं, तो हम उसको लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर पाएंगे। यानी मूल्यांकन के द्वारा भी मूल्यांकन हमारा ठोस होना चाहिए, जिससे कि प्रभावशाली बन सके शिक्षण। क्योंकि मूल्यांकन ठोस होगा, मूल्यांकन अच्छा होगा तो हम छात्रों की कमियों को उजागर कर पाएंगे, और जब कमियों को उजागर कर पाएंगे तो हम उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर पाएंगे, निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर पाएंगे। इसलिए मूल्यांकन हमारा अच्छा होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम शिक्षण विधियां किस प्रकार के काम में ले रहे हैं। जो शिक्षण विधियां हैं वो हमारी सही और सटीक होनी चाहिए। कक्षा के स्तर के अनुकूल और छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हमारी विधियां होनी चाहिए, और विधि प्रविधि का प्रयोग हमें सही ढंग से करना चाहिए। पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण इससे बोधगम्य होता है और छात्रों को जल्दी समझ में आ जाता है। जिस प्रकार की हम छात्रों की आवश्यकता के अनुकूल शिक्षण विधि का जब हम प्रयोग करेंगे तो शिक्षण और प्रभावशाली हो पाएगा। इसी प्रकार से शिक्षक की योग्यता और प्रशिक्षण का प्रभाव भी शिक्षण कार्य के ऊपर पड़ता है। इसलिए कक्षा के अनुकूल शिक्षक की शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण का अनुभव होना चाहिए। यानी कक्षा के अनुकूल शिक्षक की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि प्रथम श्रेणी अध्यापक जो कि 11-12 लेक्चरर होते हैं, तो उनकी पोस्ट पीजी और बीएड होना चाहिए। इसी प्रकार से तो ये सब अनुकूल, उनके अनुकूल यदि जो स्तर हैं उस स्तर के अनुकूल यदि अध्यापक होगा तो वो अच्छा से अच्छा उनको ज्ञान दे पाएगा। इसलिए शिक्षक की योग्यता और प्रशिक्षण भी उस कक्षा के अनुकूल होना चाहिए। इसी प्रकार से शिक्षक के विद्यार्थी के प्रति स्नेह बुद्धि
स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का हो? सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण। यदि शिक्षक का व्यवहार होगा तो शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली हो पाएगा। शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतरक्रिया ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी, क्योंकि उस शिक्षक का व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा तो छात्र भी उसमें रुचि लेंगे पढ़ने में। इसी प्रकार से छात्रों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक और उनका शैक्षिक निर्देशन के द्वारा उनके अधिगम को हम उद्देश्यपूर्ण और उपयोगी बना सकते हैं। यानी छात्रों के निर्देशन प्रक्रिया, छात्रों को ज्यादा से ज्यादा निर्देशन देना, अच्छा निर्देशन देना, उनको व्यक्तिगत निर्देशन, उनका व्यावसायिक निर्देशन, उनका शैक्षिक निर्देशन यदि हम अच्छे से अच्छा देंगे तो वहां पर अधिगम भी उनका अच्छा होगा और एक स्वदेशी और उपयोगी अधिगम हो पाएगा। इसलिए छात्रों की व्यक्तिगत जो निर्देशन है वो भी इस बात को प्रभावित करता है। तो ये बहुत सारे कारक हैं और उनको प्रभावित करने वाले, उनको प्रभावशाली बनाने के हमने उपायों का अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद।